लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनकी पत्नी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उसके बाद भी उन्हें ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं कि हिम्मत है तो मेरे सीने में गोली मारो और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मुझे बर्खास्त किया जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से उनका नाम सुर्खियों में बना हुआ है और वो भी गलत वजहों के कारण। आशीष पटेल अपना दल सोनेलाल के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, योगी सरकार में मिनिस्टर हैं और उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल एक जानी मानी नाम है जो इस समय मिर्जापुर से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और अपना दल सोनेलाल की मुखिया है। तो आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई हैं कि आशीष पटेल को अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि मेरे सीने में गोली मार दो। दरअसल ये वाकया शुरू होता है पल्लवी पटेल के साथ। पल्लवी पटेल पिछले कुछ दिनों से आशीष पटेल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी और कह रही थी उन्होंने सरकारी पदों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार किया का आरोप पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल के ऊपर लगाया है। पहले तो पल्लवी पटेल इस बात पर सिर्फ धरना दे रही थी, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास पहुंच गई हैं अपनी दरख्वास्त लेके। मामला यहाँ पे गड़बड़ा जाता है कि अगर आनंदीबेन पटेल इस प्रस्ताव को मान्यता दे देती हैं तो सरकार एसआईटी बिठा देगी और एक बार एसआईटी की रिपोर्ट में अगर कुछ भी सबूत मिल जाता है तो आशीष पटेल के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। उधर दूसरी तरफ अगर एसआईटी गठित हो जाती है और आशीष पटेल को निर्दोष साबित कर दिया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि ये पूरी तरीके से उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी जिसमें उनकी खुद की सरकार भी शामिल थी। बड़ा सवाल ये आता है कि ठीक है, किसी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं और कोई भी विपक्षी दल का सांसद या विधायक राज्यपाल से या स्पीकर से मिल सकता है और कह सकता है कि इनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। वो बहुत आम बात है, लेकिन बात बिगड़ क्यों गई? आशीष पटेल सीधे योगी सरकार को ही चुनौती क्यों देने लगे? क्योंकि आशीष पटेल का यह मानना है कि योगी सरकार में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो जबरदस्ती उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी राजनीतिक पारी को खत्म करना चाह रहे हैं, यहां तक कि उनकी जान को भी खतरा है ऐसे लोगों से। और ये सारी बातें आशीष पटेल ने खुद अपने मुंह से कही हैं, ये सारे आरोप आशीष पटेल ने खुद योगी सरकार पे लगाया। लेकिन मामला यहां पे बिगड़ता तब ज्यादा है जब आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल ये कहते हैं कि दिल्ली सब जानती है, दिल्ली में बैठे लोग सब कुछ जानते हैं और उनका समर्थन हमारे साथ है। मतलब एक बार फिर से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आमने सामने है। अगर अनुप्रिया पटेल की माने तो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का आशीष पटेल के ऊपर पूरा समर्थन और विश्वास है। दूसरी तरफ आशीष पटेल जिस सरकार से लोहा ले रहे हैं उस सरकार में वो खुद मंत्री हैं और उस सरकार का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। आशीष पटेल ने यह आरोप लगाए हैं कि उनके खिलाफ जबरदस्ती नकारात्मक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। हर जगह उनकी जो एक सकारात्मक इमेज थी, एक सकारात्मक छवि थी, उसको नकारात्मक रूप दिया जा रहा है ताकि उनका राजनीतिक जीवन खत्म किया जा सके। उन्होंने कुछ समय पहले यूपी एसटीएफ के ऊपर भी उंगलियां उठाई थी और यह कहा था कि अगर मेरी जान को खतरा है तो वो यूपी एसटीएफ से है। बहुत ही अजीब बात है कि एक मिनिस्टर अपनी ही सरकार की एक संस्था को लेकर ऐसी बातें बोलें कि इस संस्था से मुझे जान का खतरा है। अनुप्रिया पटेल का भी यह मानना है कि केंद्र सरकार आशीष पटेल के साथ है। ऐसे में उन्होंने यह जरूर कहा है कि अपना दल सोनेलाल एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसको लड़ाई लड़नी आती है, जिसको जवाब देना आता है और वो अपने किसी भी कार्यकर्ता या नेता के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। आशीष पटेल ने जो आरोप लगाए हैं उसके पीछे की वजह यह बताई है कि जो 14 डायरेक्टर उन्होंने अपॉइंट किए हैं उसमें से 7 पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनके मुताबिक यही सबसे बड़ी गलती थी उनकी, जिसकी वजह से आज उनकी जान को खतरा है और आज उत्तर प्रदेश सरकार के लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया, उन्हें पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ी। लेकिन बार बार जो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो आशीष पटेल के खिलाफ साजिश रच रही है, उसमें यह कड़ी तो अभी तक मिली ही नहीं कि पल्लवी पटेल एक विपक्षी दल की विधायक है, उन्होंने आशीष पटेल के खिलाफ एक कार्यवाही की मांग की है। इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे आ जाती है? पल्लवी पटेल काफी समय से सुर्खियों में बनी रही हैं। उन्होंने राजनीतिक जीवन में अपना नाम बनाया है 2022 के विधानसभा चुनाव से। 2022 के चुनाव में पल्लवी पटेल सपा के चुनाव चिन्ह पर गठबंधन में लड़ी थी और सिराथू से उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया था और वो सुर्खियों में बन गई थी कि एक ऐसी महिला
जिन्होंने सीधे सीधे सरकार के ही एक बड़े नेता को ढेर कर दिया हो। लोकसभा चुनाव से पहले पल्लवी पटेल का समाजवादी पार्टी के साथ जो भी गठबंधन था वो बहुत ही बुरी तरीके से टूट गया जब उन्हें वो सीटें नहीं मिली जिनकी वो मांग कर रही थी। उसके बाद वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करती हैं, चुनाव में कुछ नहीं जीत पाती हैं, लेकिन उसके बाद भी अलग ही रहती हैं। ऐसे में सवाल तो जायज है कि अब जब वो समाजवादी पार्टी के साथ भी नहीं है, विपक्षी दलों के साथ भी नहीं है, अकेले खड़ी हैं, तो क्यों नहीं हो सकता ऐसा कि योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी कोई ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी कोई राजनीतिक समझ बैठ गई हो। अब सवाल फिर ये आता है कि योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों करना चाहेंगे। सीधी सी बात है, पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच 36 का आंकड़ा बरकरार रहता है, चाहे सुलह हो या ना हो। दूसरी तरफ आशीष पटेल हैं, उनकी नजदीकियां अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कई महीनों तक यह दिखाई पड़ रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में झड़प चल रही है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में झड़प चल रही है। लोकसभा में इतनी बुरी हार के बाद वो झड़प और बढ़ गई, उसमें केशव प्रसाद मौर्य भी खुलकर आ गए। लेकिन अंत में यह दिखाया गया कि सब कुछ शांत हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर लड़ाई लड़ रही है। लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो गुटबाजी चल रही है उसको लेकर सच्चाई सामने आ रही है। तो देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं हैं। वो हाल ही में उपचुनाव में अच्छी बाजी मार गए हैं, लेकिन वो उपचुनाव जिन परिस्थितियों में करवाया गया प्रशासन की मदद से या नहीं कराया गया, जो प्रशासन के अधिकारी सस्पेंड किए गए निर्वाचन आयोग द्वारा, अगर उन सब बातों को साइड रख दें तो लोकसभा चुनाव के बाद से योगी आदित्यनाथ लगातार कमजोर नजर आए हैं। उपचुनाव में इतनी बड़ी जीत के बाद लोगों को लगा कि नहीं, अभी भी बाबा की पकड़ उत्तर प्रदेश पर बनी हुई है। लेकिन एक बार फिर से वो पकड़ ढीली होते हुए दिखाई पड़ रही है जब उनकी खुद की सरकार के मंत्री खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि एसटीएफ में अगर औकात है तो पैर पे मत गोली मारो, मेरे सीने में गोली मार के दिखाओ। और ये भी कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मुझे बर्खास्त करके दिखाओ तुम। जब सरकार का मंत्री खुद ही इतनी बड़ी चुनौतियां देने लगे तो बात साफ है कि सरकार के भीतर सब कुछ अभी भी आराम से नहीं चल रहा है। यह सब तो थी भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही दिक्कतों की बात, उनके गठबंधन में हो रही दिक्कतों की बात। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल का भविष्य क्या है ये हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो वो योगी सरकार के सामने खड़े हैं और एक लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आशीष पटेल की अगर एक बात पे ध्यान दिया जाए तो उससे यह समझ में आता है कि इससे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को क्या फायदा हो रहा है। आशीष पटेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ लोग उनसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने पिछड़े वर्ग का समर्थन करके उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उनका उत्थान करने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आधी आबादी, उन्होंने सभी सामाजिक वर्गों को एक साथ लेके कोशिश की थी कि वो बड़ी बाजी मार जाएं और उन्हें इस कोशिश के अच्छे नतीजे दिखाई पड़े। उपचुनाव के बाद ऐसा लगा कि शायद अखिलेश यादव का पीडीए खाली लोकसभा तक ही चल पाया और विधानसभा में पीडीए का समर्थन अखिलेश यादव के साथ नहीं रहा। कई अखबारों में यह लिखा हुआ था कि नहीं काम किया अखिलेश का पीडीए। अब जब आशीष पटेल लड़ाई लड़ने उतर आए हैं तो उन्होंने कहा है कि वो पिछड़े वर्ग के लिए जिंदगी भर लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनके उत्थान के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे उनकी जान क्यों ना चली जाए। तो इससे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुद्दा खिसक कर एक हैं तो सेफ हैं से बटेंगे से कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं से वापस पीडीए पर आ गया है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछड़े वर्ग के लिए वो लड़ रहे हैं और इसलिए उनके खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। तो किसी के भी नजरिए से देखें तो बात साफ हो जाएगी कि योगी सरकार को इस बात से दिक्कत हो रही है कि आशीष पटेल पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों की नियुक्ति करा रहे हैं। और इस सब से अखिलेश यादव को इसीलिए फायदा हो रहा है क्योंकि यह मुद्दा उनके पीडीए से ही जुड़ा हुआ है। आशीष पटेल आज अपनी ही सरकार के सामने पीडीए की वजह से ही खड़े हैं। तो आगे जाके अगर इस लड़ाई से किसी को वर्तमान में फायदा होगा तो वह समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि एक तरफ इससे योगी आदित्यनाथ की सरकार कमजोर नजर आएगी, दूसरी तरफ इससे यह दिखाई पड़े कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बैठे जो सरकारें हैं वो आपस में ढंग से नहीं चल पा रही हैं, और तीसरी तरफ कि उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान से दिक्कतें हैं और इसीलिए वो ऐसे नेताओं के खिलाफ साजिश रच रही है।
यहां पे सिर्फ अपना दल सोनेलाल के भव्य राजनीतिक भविष्य की बात नहीं है, यहां पे एनडीए गठबंधन के राजनीतिक भविष्य की भी बात है। अगर अनुप्रिया पटेल के पति के साथ कुछ गलत होता है, अगर योगी आदित्यनाथ जल्दी कुछ ऐसा नहीं करते हैं जिससे ये पूरा मामला शांत हो जाए, तो क्या पता अनुप्रिया पटेल गुस्से में आकर भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन ही तोड़ दें। बिल्कुल हो सकता है। नीतीश कुमार अगर एक ही साल में 2 बार 2 अलग सरकारों के साथ शपथ ले सकते हैं और एक तीसरी सरकार के साथ लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर अनुप्रिया पटेल भी तो आराम से अपना गठबंधन तोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ हो सकती हैं। वो खुद भी सांसद हैं, उनके पास विधायक भी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि इन परिस्थितियों पर आपका क्या नजरिया है और आपको क्या लगता है कि अंत में क्या होगा।